हाय हेलो नमस्कार, मेरा नाम है आरजे नैनी। 94.3 माय एफएम पर आप मुझे सुनते हैं 2 to 5 यंगिस्तान शो में, जहां पर राजस्थान की 6 सिटीज से मैं बातें करती हूं। एंड आज एक बहुत ही स्पेशल इंटरव्यू आप मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, जिसमें मेरे साथ हैं डॉक्टर अरविंद सिंह जी, CMD CEO अर्थ ग्रुप ऑफ कंपनी। सर, सबसे पहले तो वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। एंड सर के बारे में अगर इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो सर डर्मेटोलॉजी के एक्सपर्ट एंड स्पेशलिस्ट हैं। तो सर, आज इस वीडियो में मैं चाहती हूं कि विमेन रिलेटेड इश्यूज के बारे में हम बहुत ज़्यादा बात करें, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो लेडीज़ मेरे साथ जुड़ी हैं उनको अवेयर कर पाएं, बहुत सारी नॉलेज दे पाएं। तो अभी एक टर्म के बारे में हम बात कर रहे थे, कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये क्या है। कॉस्मेटिक गायनाकोलॉजी, जैसा कि इसमें दो टर्म आ गए, इसको मैं और एलोबरेट कर दूं तो इसको कहना चाहिए मेडिकल कॉस्मेटिक गायनाकोलॉजी। ओके, है ना। तो कॉस्मेटिक का मतलब सुंदर दिखने का शास्त्र, बिल्कुल, है ना। सौंदर्य शास्त्र भी कहते हैं उसको, एस्थेटिक्स भी कहते हैं, है ना। गायनाकोलॉजी मतलब हार्ड कोर फीमेल रिलेटेड, बिल्कुल, है ना। और मेडिकल है चूंकि, तो इसमें मेडिकल इंटरवेंशन से। तो अभी क्या होता है कि जैसे इंडिया में अभी लोग बहुत शाई हैं, लोग अपनी बातों को बताते नहीं हैं, सफर करते हैं पर बताते नहीं हैं। स्पेशली अगर वो वुमेन की, और स्पेशली अगर वो बात प्राइवेट पार्ट की हो, तो वो जाकर उसकी क्रीमें खरीद लाएंगे, बहुत सारा पैसा उस पर इन्वेस्ट कर देंगे, नॉन रिसर्च प्रोडक्ट्स खरीद लेंगे, लेकिन वो सिफाई नहीं करते, शेयर नहीं करते। तो कॉस्मेटिक गायनाकोलॉजी एक इवॉल्विंग ब्रांच है और फॉरेन में वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांच है ये। इंडिया में अब धीरे धीरे मेट्रोज के अंदर इसका चलन आना शुरू हो गया है। तो इसमें प्राइवेट पार्ट्स को डील करते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन है, ब्रेस्ट शेपिंग है, ब्रेस्ट इन्हेंसमेंट है। तो पहले इनके लिए प्लास्टिक सर्जरीज होती थी, तो अभी देखा गया कि प्लास्टिक सर्जरी से, मतलब किसी भी सर्जरी से लोग थोड़ा दूर जाना चाहते हैं। वो एक नेचुरल लुक उससे एग्जैक्टली थोड़ा सा चेंज हो जाता है। एग्जैक्टली नेचुरल लुक भी चेंज हो जाता है, और कुछ जगहों पर कुछ लोगों को कॉम्प्लिकेशंस भी आए। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि बिना सर्जरी के इसको कैसे कर सकें। तो ये नॉन इंटरवेंशनल ब्रांच है, जिसके अंदर जो है, जैसे कि डिलीवरी के बाद बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। बिल्कुल। तो उन चेंजेस की वजह से प्राइवेट पार्ट्स की जो खूबसूरती है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होती है ना। और एक इटर्नल डिजायर हम सबकी होती है कि हम सब अच्छे लगे, डेफिनेटली। तो उन पार्ट्स को डील करने के लिए देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पील्स, डिफरेंट टाइप ऑफ लेजर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड्स, जो कि जो है फीमेल के प्राइवेट पार्ट्स को डील करते हैं और उसको खूबसूरत बनाते हैं, जिसको कि हम रिजुविनेशन भी कहते हैं, ब्रेस्ट रिजुविनेशन कहते हैं, प्राइवेट पार्ट्स का रिजुविनेशन कहते हैं। वेजाइनल टाइटनिंग की बहुत प्रॉब्लम आती है अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो इसमें टाइटनिंग कर सकते हैं बिना किसी सर्जिकल प्रोसीजर के। डिलीवरी के बाद जैसे स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, उन स्ट्रेच मार्क्स को हम हटा सकते हैं। जिनके सिजेरियन सेक्शन होता है तो उसमें एक स्कार मार्क छोटा सा आ जाता है। तो इन सारे इश्यूज को हम जब डील करते हैं तो इसको हम कहते हैं कॉस्मेटिक गायनाकोलॉजी। ओके, सो एक बहुत ही बेसिक सा सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, बिकॉज जब हम ये डिस्कस करते हैं तो लोग जब भी किसी सर्जरी के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहले उनके दिमाग में ये आता है कि कितना पेन इसमें होगा, कितना एक्सपेंसिव ये होगा। तो मैं चाहूंगी कि थोड़ा अगर आप इस बारे में भी एक्सप्लेन करें। हाँ, देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये 100% नॉन सर्जिकल ब्रांच है ना। तो इनको हम लंच टाइम प्रोसीजर भी कहते हैं। ओके। है ना, कि बस ये आधे घंटे 1 घंटे के लिए आए और उसके बाद अपने काम पे वापस चले गए। नो पेन नो एडमिट, ऐसा कुछ? हाँ, तो ये एक मिथ पहले कहते थे कि नो पेन नो गेन, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे देयर इज नो पेन बट देयर इज अ लॉट ऑफ गेन, है ना। ओके। हाँ, तो इसलिए इसमें किसी तरह का पेन नहीं होता, इसमें किसी प्रकार की सर्जरी नहीं होती। अभी अगर आप देखें तो इंटरनेशनल मार्केट्स को अगर हम देखें तो अभी काफी चेंजेस आए हैं उसके अंदर। तो सर्जरी हार्डली 10 से 15% लोग कराना चाहते हैं, और शायद जरूरत भी उन 10-15% लोगों में ही है। डेफिनेटली। बाकी नॉन सर्जिकल वे में हमारा उसको हम एंटरटेन कर सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं। फिर आपने दूसरी बात पूछी कॉस्टिंग की, तो इंडिया है, प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि क्योंकि मैंने बाहर से पढ़ाई करी, मैंने इंटरनेशनल बोर्ड सर्टिफाइड हूँ, मैं
कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक फिजिशियन हूँ जी। कॉस्मेटिक गायनाकोलॉजी में भी मैंने मास्टर्स किया हुआ है जर्मनी से। बिल्कुल। तो वहां पर अगर हम कॉस्ट देखें तो एक सेशन 3 लाख 4 लाख तक चला जाता है इंडियन करेंसी में, जबकि हम इंडिया में उसको बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस में 15,000 20,000 रुपए में हम दे पाते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं हुआ कि आप बोलोगे कि सर पैसे कम है इसका मतलब क्या क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज्ड होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहां पर मैन पावर कॉस्ट बहुत ज्यादा है, एग्जैक्टली है ना। उसमें जो चीजें यूज हो रही हैं वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। हम चूंकि इंडिया में हैं और इंडिया के लिए वो कॉस्ट इफेक्टिव चीज चाहिए होती है और मैन पावर कॉस्ट इतनी नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा क्यों ना फॉरेन से सीख लिया जाए और इंडिया में अफोर्डेबल कॉस्ट में दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी मुझे लगता है कि मैंने अभी रिसेंटली कहीं पर पढ़ा था कि जितना आप कमाते हैं उसका 10% एटलीस्ट आपको अपनी ग्रूमिंग पे खर्च करना ही चाहिए, और इसमें कोई बुराई होती नहीं है। तो अगर जरूरत है तो मेरे ख्याल से सबको ये रास्ते जो है वो अपनाने चाहिए। एग्जैक्टली। सो अरविंदर जी, अभी राजस्थान में आप उदयपुर के बाद जयपुर में भी आ रहे हैं अपना क्लिनिक लेकर, तो मैं चाहूंगी इसके बारे में आप बताएं क्या क्या सर्विसेज यहाँ पर लोगों को मिलने वाली हैं। कॉस्मेटोलॉजी से संबंधित सारी सर्विसेज मिलेंगी। अभी हम उदयपुर में हैं, अभी हम जयपुर में आ रहे हैं, हम लखनऊ में भी आ रहे हैं, हम दिल्ली में भी आ रहे हैं और बहुत जल्दी हम मुंबई में भी आ रहे हैं। तो ये जो सर्विसेज हैं इसके अंदर पहले तो देयर इज अ टेक्नोलॉजी, तो हमने बेस्ट ऑफ द लेजर्स डिप्लॉय करे। तो हमने इंडिया की जो नंबर 1 लेजर कंपनी है एल्मा, उसके साथ में हमने टाई अप करा और सारे के सारे लेजर्स हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के साथ में एल्मा के साथ में लिए। इसके अलावा दूसरा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी जगह पे क्वालिटी देने के लिए, तो एक तो मशीन हो गया और दूसरा मैन बिहाइंड द मशीन हो गया। एग्जैक्टली। तो उसके लिए आपको क्वालिफाइड लोगों की पूरी एक टीम चाहिए। तो मैंने खुद भी कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी एंड कॉस्मेटिक गायनाकोलॉजी की पढ़ाई करी। हमारे साथ में मेडिकल लेजर स्पेशलिस्ट हैं, हमारे साथ में गायनाकोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ में हार्डकोर डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ में कुछ केसेस जो कि नॉन सर्जिकल से नहीं ठीक हो सकते उनको ठीक करने के लिए प्लास्टिक सर्जन्स भी हैं। तो ये पूरी टीम है डॉक्टर्स की जो हर एक पेशेंट को एग्जामिन करेगी और डिपेंडिंग ऑन देयर नीड्स, डिपेंडिंग ऑन द केस, उनको एडवाइस करेगी। ओके। सो एक और सवाल मेरे मन में है कि जब भी हम, जैसे हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो कभी कभी क्या होता है कि हम उस प्रॉब्लम को ना समझते हुए गलत जगह पहुंच जाते हैं। सो कॉस्मेटिक सर्जन के या कॉस्मेटिक क्लिनिक पर कब किसी इंसान को जाने की जरूरत पड़ती है, मतलब क्या एक साइंस होते हैं जब आपको विजिट करना चाहिए? देखिए ये क्या है, कोई बीमारी तो है नहीं, बिल्कुल है ना। तो हमें अगर हम देखें कि कब जाना चाहिए तो हमें तो रेगुलर जाना चाहिए, है ना। क्योंकि जैसे मेडिकल फेशियल्स होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो मेडिकल फेशियल का काम ये है कि हम स्किन को अच्छा रख सके। आज तो स्किन अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको मेंटेन भी तो करना पड़ेगा ना। एक है कि मेरे पास में कार है, अच्छी चल रही है, तो क्या मैं तभी लेकर जाऊंगा कार को ठीक कराने जब कार खराब हो जाएगी? नहीं। अगर मैं जनरली इंडिया में लोग ऐसा करते हैं हमारे यहाँ पर लोग ऐसा एग्जैक्टली लेकिन स्किन जो है हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और उस स्किन को अगर आपने अच्छे से मेंटेन कर लिया तो आपकी आने वाली लाइफ का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत अच्छा रहता है। एक हार्वर्ड बिजनेस में आर्टिकल था, उसका आर्टिकल है अनफेयर एडवांटेज ऑफ लुकिंग गुड। ओके। तो जब आप अच्छे दिखते हैं तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, लोग आपके साथ में बिजनेस करना चाहते हैं, है ना। लोग आपको ज्यादा काइंड और फ्रेंडली परसीव करते हैं। तो अच्छे दिखने के बहुत सारे एडवांटेज हैं। एग्जैक्टली। और जहाँ तक रही एज की बात, तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरेपीज जो कि एक पर्टिकुलर एज से शुरू होती हैं। जैसे स्किन मेंटेनेंस है तो वो 18-20 साल की एज से आपको शुरू कर लेनी चाहिए। डेफिनेटली। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती है, 30-40 की एज होने लगती है, थोड़े थोड़े ये फैट पैड्स वगैरह ये सब पीछे जाने लगते हैं, फाइन लाइंस आने लगती हैं। तो अब हमें सेकंड लेयर ऑफ थेरेपी पे जाना पड़ेगा। उसके बाद जब 40, 60, 50 की एज आती है तब भी जो हमारे बोन्स हैं, बोन्स रिजॉल्व होने लगते हैं, तो उन बोन को मेंटेन करना पड़ेगा। तो बस 18 साल के हो गए तो आ जाइए मतलब एक ये होता है कि जनरल चेकअप के लिए भी आप विजिट कर सकते हैं, जिससे आपको पता चले कि क्या
प्रॉब्लम है या बिल्कुल। किन चीजों पर आपको काम करना चाहिए? जी जी ओके। बिल्कुल, हाँ। सो सर, इतनी सारी पढ़ाई आपने कर ली है, इतनी सारी डिग्रीज आपने हासिल कर ली है, मतलब इतना सारा नॉलेज है कि वो उसके बारे में मुझे लगता है ये वीडियो तो छोटा पड़ जाएगा कि हम इसमें सही बात है, करें। लेकिन आपने एक बात कही थी जब हम बात कर रहे थे ऑफ स्क्रीन कि अब वक्त आ गया है कि सोसाइटी को अब जो आपने लिया वो वापस करें किसी फॉर्म में। जी, तो जी। उसकी क्या प्लानिंग है, मतलब क्या आप करना चाहते हैं? अब क्या करना है कि जो आपने सीखा, देखिए ये जो इसकी ट्रेनिंग्स हैं बहुत एक्सपेंसिव है। मैंने बहुत ट्रैवल किया है, जर्मनी, यूएस, कनाडा, स्वीडन, मतलब बहुत सारी जगह गया, बहुत सारी जगहों पे सीखा। और मैं बताऊं आपको, ये बहुत एक्सपेंसिव है सीखना। और जो ट्रैवलिंग का जो कॉस्ट है, जो वहाँ पर जाने का कॉस्ट है, कभी लैंग्वेज इश्यूज आ जाते हैं, कभी कुछ आ जाता है। तो अभी जो पे बैक का टाइम है कि इंडिया को ट्रेन्ड मैन पावर चाहिए। डेफिनेटली। और ट्रेन्ड मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर के लिए somebody has to impart the education। तो मैंने अभी एक इंस्टीट्यूट बनाया है, इंस्टीट्यूट ऑफ एस्थेटिक मेडिसिन, कॉस्मेटोलॉजी एंड लेजर्स। ओके। तो इसके अंदर जो है हम सारा जो भी एस्थेटिक की ट्रेनिंग्स हैं, उन सब का जो निचोड़ है इंटरनेशनल मार्केट का, वो सब हम प्रोवाइड कराएंगे अपने स्टूडेंट्स को। और चूंकि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का होना चाहिए, इसके लिए हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो यूनाइटेड किंगडम लंदन से एक्रीडिटेड है। वाओ। तो इंटरनेशनल एजुकेशन बोर्ड की मार्कशीट भी मिलेगी, इंटरनेशनल एजुकेशन बोर्ड का सर्टिफिकेशन भी मिलेगा, और साथ में अमेरिका से भी उसका रजिस्ट्रेशन है। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ से ट्रेन होंगे उनको स्किल्स भी मिलेंगी, और साथ ही साथ जो है वो कभी इंटरनेशनल मार्केट में काम करना चाहें या अपने प्रोफाइल को अप करना चाहें तो वो भी वो कर पाएंगे। ओके। सो बिकॉज मेरे साथ बहुत सारे यंगस्टर्स कनेक्टेड हैं एंड मैं शो भी यंगिस्तान करती हूँ। सो मैं आपसे पूछना चाहूँगी एज अ करियर वाइज, ये जो स्किन ट्रीटमेंट वाली फील्ड है या फिर कॉस्मेटोलॉजी वाली फील्ड है, उसमें कितना स्कोप है? आप प्लीज सारे यंगस्टर्स को बताएं। ये जो है $1 बिलियन इंडस्ट्री है। और आप देखें कि जो मेकअप इंडस्ट्री है वही अपने आप में देखें कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। डेफिनेटली। है ना? तो वो तो कामोफ्लैज करते हैं ना मेकअप से। तो मेकअप इज अ कामोफ्लैज, है ना? मुझे आज पार्टी जाना है तो मैं थोड़ा थोड़ा कुछ लगा लूंगा और सुंदर दिखूं, उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है ना? तो लेकिन आप देखो वो इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। लेकिन वो मेकअप तो हमें एक टाइम के बाद तो धोना पड़ेगा ना, असली सूरत तो आएगी ही ना सामने। तो उस असली सूरत को जो अच्छा करना है वो इसकी साइंस है। मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे लेजर हेयर रिमूवल है। तो लेजर हेयर रिमूवल में फॉरेन में मोर देन 90% लोगों ने हेयर रिमूवल के लिए लेजर कराते हैं। हाँ हाँ। अगर हम इंडिया में जाएं तो वो 0.1% भी नहीं है। नहीं, बट अब ये कल्चर धीरे धीरे बढ़ रहा है। धीरे आ रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि 0.1%, जबकि जो इसकी एक्चुअल रीच है वो 90% तक होगी। तो अगर आप देखें तो करीब करीब इस मार्केट को 1700-1800 गुना ग्रो होना है अभी। तो दैट इज अ ह्यूज मार्केट पोटेंशियल जो कि अभी जनरेट होगा, और उस समय स्किल्ड मैन पावर चाहिए होगी। डेफिनेटली। इस फील्ड के अंदर अगर हम देखें तो जॉब के लिए भी अच्छा स्कोप है, और साथ में एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी अच्छा स्कोप है। आप अपना सेटअप डालिए ना, है ना? आप दिन के 2 प्रोसीजर भी करेंगे तब भी आप महीने के 50,000, 80,000, लाख रुपए तो उन 2 प्रोसीजर से भी कमा लेंगे। डेफिनेटली। तो आपके लिए खुद का बिजनेस करने की, इंडिपेंडेंट होने की अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती हैं। और अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं तो अगर आप अच्छे ट्रेंड हैं तो 3 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की जॉब इस फील्ड के अंदर अवेलेबल है। एग्जैक्टली। सो अभी बिकॉज आप खुद ये इंस्टीट्यूट लेकर आ रहे हैं, तो अरविंदर जी आप किस तरीके के कोर्सेज अभी लॉन्च करने वाले हैं उस इंस्टीट्यूट में? इसके अंदर हमने 2 कैटेगरीज बनाई हैं। एक बनाई है डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि डॉक्टर्स को कुछ प्रिविलेजेस हैं, वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, तो वो इंजेक्शंस लगा सकते हैं, वो कुछ मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो उनके लिए एक हमने कोर्स की स्ट्रीम बनाई है जिसके अंदर हम क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजी में डिप्लोमा देंगे, फेशियल एस्थेटिक्स के अंदर हम फेस की एस्थेटिक्स में हम डिप्लोमा देंगे, और हम फेलोशिप कोर्सेज भी कराएंगे। फिर कुछ कोर्सेज हैं जो कि नॉन मेडिकल के लिए हैं, है ना, जिसमें कि वो एज अ लेजर टेक्नीशियन भी काम कर सकते हैं और अपना खुद का एक छोटा सा सेटअप भी डाल सकते हैं। तो उसके अंदर हम मेडिकल फेशियल्स भी सिखाएंगे, हम उसके अंदर PRP भी सिखाएंगे, हम उसके अंदर
लेजर्स सिखाएंगे, लेजर हेयर रिमूवल सिखाएंगे, लेकिन हाँ वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक होगा। जहां से वो लाइन क्रॉस हो रही होगी, जहां पर मेडिकल इंटरवेंशन चाहिए वहां पर वो छोड़ देंगे, डॉक्टर के पास भेज देंगे, बाकी 80-90% काम वो खुद कर पाएंगे। ओके, सो आई गेस बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज जैसे कि आपने बताया कि जब आप खुद ये चीज़ करने जाते हैं तो आपको बहुत एक्सपेंसिव ये प्रोसेस पड़ता है, बट बिकॉज सर खुद ये इंस्टीट्यूट लेकर आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो लोग, वो यंगस्टर्स जो स्किन रिलेटेड इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको बहुत हेल्प मिलेगी। सो सर अभी जाते जाते एक मैं आपसे बात जानना चाहूँगी, मैं चाहूँगी कि आप मैसेज दें उन सारी विमेंस को, उन सारे यंगस्टर्स को जो कि अपनी स्किन को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, लाइक अगर पिंपल हो गया, डार्क सर्कल हो गए, कभी कभी हम अपने कलर को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पाता है, तो क्या एक मैसेज आप उन सभी लोगों को देना चाहेंगे? तो पहला मैसेज तो ये है कि हम इंडिया में रहते हैं। इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है, यहाँ पे ना सूर्य देव बड़े मेहरबान हैं। तो अपने फेस पर सनस्क्रीन प्लीज प्लीज रेगुलरली लगाएं। सनस्क्रीन कॉस्मेटिक नहीं है, हाँ। है ना। सनस्क्रीन आपको सन से प्रोटेक्ट करने के लिए है। तो आपने जो बहुत सारी अभी चीजें बताई, फाइन लाइंस हो गई या पिगमेंटेशन हो गया या एक्नेज हो गए, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉज है वो सन है। तो सन प्रोटेक्शन डेली यूज करें, अच्छे से अपने फेस को शाम को किसी भी जेंटल फेस वॉश से क्लीन करें और फेस को मॉइस्चराइज रखें। तो इससे जो है आपकी स्किन काफी अच्छी मेंटेन रहेगी। दूसरी आपने बात करी कलर की, तो सारे कलर खूबसूरत हैं, है ना। गोरा खूबसूरत होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, काला खूबसूरत होगा या बदसूरत होगा ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। उसके लिए इम्पोर्टेंट है आपकी स्किन की टेक्सचर कैसा है, आपकी स्किन की टोनैलिटी कैसी है, आपकी स्किन कितनी फिनिश्ड दिखती है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए कलर्स के चक्कर में नहीं पड़े, स्किन की हेल्थ के बारे में ध्यान दें। और जो मेडिकल है वो हमारी डर्मिस, जो ऊपर की जो लेयर है उसके थोड़ा सा नीचे जाने में सक्षम है, जो कि बड़े सारे सैलून थेरेपी से हम नहीं जा सकते, वो हम मेडिकल थेरेपीज चाहिए होती हैं, जो कि आपकी स्किन को एक्चुअली टेक्सचर देती हैं, आपकी स्किन को अंदर से हेल्दी करती हैं। तो जब आप उसको यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन हमेशा ग्लो करती है। फिर कहता हूँ सारे कलर्स अच्छे हैं अगर उनकी फिनिश प्रॉपरली हो। डेफिनेटली। सो थैंक यू सो मच अरविंदर जी, इतना बढ़िया मैसेज देने के लिए और इतनी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली हम इसके बारे में बात नहीं करते हैं। सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई होप आपको भी अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा और आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत जल्दी मिलना होगा आप सबसे। थैंक यू वेरी मच। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर।